इंटरनेशनल रिलेशंस में या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो अध्ययन है या जो विचारक हैं, उन्होंने कहीं न कहीं महिलाओं को या महिलाओं का जो महत्वपूर्ण योगदान है, उसको नज़रअंदाज किया है। और जो विचारकों ने अपने विचार भी दिए हैं, तो वो एक जो पैट्रियार्कल यानी पुरुष प्रधान समाज की तरह से उन्होंने दिए हैं। जब हम बात करते हैं, चाहे हम मॉर्गेंथु की बात करें, आपको याद होगा मॉर्गेंथु हमने रियलिस्ट यानी जब हमने यथार्थवाद किया था, हमने तब किया था या उससे पहले या उसके बाद के विचारकों की बात करते हैं, तो एक जो बहुत अध्ययन में कॉमन चीज़ देखने को मिलती है, ही शब्द का प्रयोग होना। यानी कि माना जाता है कि जो ही शब्द है, पुरुष के लिए जो यूज़ किया जाता है दे नहीं किया जाता, ह्यूमन बीइंग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ही शब्द का। तो हर अध्ययन में कहीं न कहीं ऑटोमैटिकली ये मान लिया गया है कि उस समय फॉरेन पॉलिसी में या जो राष्ट्र को के जो नेता हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो पुरुष हैं। दूसरा आप अगर देखते हैं तो नारीवादी उपागम जिस तरह से हमने पिछली क्लास में मार्क्सवादी उपागम किया था या इससे पहले हमने यथार्थवादी या उदारवादी उपागम किए हैं, तो जिस तरह से हम उनमें देखते हैं विभिन्न स्ट्रैंड्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स, अर्थात जो पर्सपेक्टिव्स हैं, विचारधाराएं हैं तो वो फेमिनिस्ट ही, लेकिन उसमें भी अलग-अलग विचार आपको देखने को मिलते हैं। तो जिस तरह से उदारवाद में नवोदारवाद, डिफरेंट विचारक रहे, मार्क्सवाद में भी न्यू मार्क्सिस्ट इत्यादि रहे, उसी तरह से जो फेमिनिस्ट थ्योरी है स्टूडेंट्स, वहाँ भी आपको लिबरल, मार्क्सिस्ट इत्यादि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि उदारवादी महिलावादी विचारक, मार्क्सवादी महिलावादी विचारक या रेडिकल या पोस्ट मॉडर्न इत्यादि। अगर हम बात करते हैं इसी श्रृंखला में जो नारीवादी उपागम है उसी में क्रिटिकल थ्योरी की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ भी मार्क्सिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट विचारों की हम बात करें, तो ये कहा गया है कि महिलाओं का शोषण होता है और मार्क्सवादी विचारकों ने ज्यादातर आर्थिक, क्योंकि आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने किया था, तो उन्होंने आर्थिक जो बेस है उसके आधार पर राजनीतिक जो बेस है प्रणाली है यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर उन्होंने आधारित किया था हिस्ट्री को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बाद में उसको रिलेट किया गया। तो वही बात इन्होंने यहाँ भी कही है जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या इकोनॉमिक बेसिस जो है वो महिलाओं के शोषण का कारण बनता है। हम बात करते हैं अगर पोस्ट मॉडर्न की, तो पोस्ट मॉडर्न जो विचारक है वो जेंडर पर फोकस करते हैं, अर्थात जो पुरुष और महिलाओं का जो भेद किया जाता है और कहते हैं कि मस्कुलिन और फेमिनिन यानी ये पुरुष की एक्टिविटीज है या पहचान है ये महिलाओं की। जैसे जो भेद किया जाता है कि जो पुरुष हैं वो ज्यादा उग्र हैं, बाहर के कार्य करते हैं, महिलाएं घर के कार्य करती हैं, महिलाएं दयामयी हैं, जो पुरुष हैं वो ज्यादा उग्र स्वभाव रखते हैं। तो इस तरह की फीचर्स पर जो भेद किया जाता है, तो ये जो फीचर्स हैं ये सोशलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा कही गई हैं, यानी सामाजिकरण के तहत ये जो फीचर्स है कही गई हैं कि ये फीचर्स पुरुष की हैं, ये फीचर्स महिलाओं की हैं। तो इस भेद की आलोचना की है पोस्ट मॉडर्निस्ट ने और उन्होंने ये कहा है कि इसके आधार पर जो शक्ति जो है उसकी हायरार्की जो है यानी कि इसके आधार पर कि पुरुष जो हैं वो ज्यादा शक्तिशाली हैं और महिलाएं कम शक्तिशाली हैं, इसके आधार पर एक हायरार्की कि पुरुष ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण ज्यादा प्रधान है और महिलाओं को दबाया जाता है। तो ये बात पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स मानते हैं कि हायरार्की ऑफ पावर है जिससे महिलाओं का सबऑर्डिनेशन होता है। लेकिन इन विभिन्न विचारों को रखते हुए मतलब महिलावादी उपागम में ही अलग-अलग विचार जो रखते हैं, चाहे फिर वो लिबरल हो, चाहे वो मार्क्सिस्ट हो, चाहे वो पोस्ट मॉडर्न हो, आईआर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जब बात करते हैं तो इन सभी महिलावादी विचारों के विचार एक हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ये सभी महिलावादी विचारक यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महिलाओं की जो
उनकी जो भूमिका है, उनका जो योगदान है, देयर कंट्रीब्यूशन, इट हैज़ नॉट बीन एप्रिशिएटेड। अर्थात उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसे नेग्लेक्ट किया गया है और ये नेग्लेक्ट ऐतिहासिक रूप से चला आ रहा है। लेकिन खासकर पिछले सेंचुरी से ये ज़्यादा बात उठकर सामने आ रही है लेखन इत्यादि द्वारा। महिलावादी विचारक जो हैं स्टूडेंट्स, वो ये भी मानते हैं कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस की हिस्ट्री देख लें, उसका स्ट्रक्चर देख लें और जो नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज इंटरनेशनल रिलेशंस में जो क्रिएट की गई है या वितरित की गई है, वो सभी जेंडर्ड है, यानी वो पुरुष प्रधान है, महिलाओं की अवहेलना उसमें हुई है। दैट मीन्स अगर आप इतिहास की बात करते हैं तो पुरुष की बात की गई है उसमें, युद्ध की बात करें, शांति की बात करें, नेताओं की बात करें, पुरुष प्रधान समाज की बात की गई है। स्ट्रक्चर है जहाँ पर युद्ध होते हैं और युद्ध में जैसे रियलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा था कि ह्यूमन नेचर जो है उसके आधार पर युद्ध होते हैं। और युद्ध किस तरह से होते हैं? युद्ध इसलिए क्योंकि सब एक दूसरे के लिए असुरक्षा उत्पन्न करते हैं और मिलिट्री राज्य जो है वो सैनिक शक्ति यानी मिलिट्री शक्ति बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। तो ये सारी फीचर्स पुरुष के लिए मानी गई हैं। तो इसीलिए जो हिस्ट्री है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो स्ट्रक्चर है, एक जो एनार्किकल स्ट्रक्चर है, या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो हायरार्की है, कैपेबिलिटीज के आधार पर, राज्यों की कैपेबिलिटीज के आधार पर, जो यथार्थवाद ने कहा था, न्यू रियलिज्म ने जो बात कही है कि राज्यों की जितनी क्षमता है उसके आधार पर हायरार्की है, या नॉलेज है, वो सभी जेंडर्ड है, यानी पुरुष को उसमें प्रधानता दी गई है, महिलाओं की जो भूमिका है उसे नेग्लेक्ट किया गया है। इसी प्रकार से जो महिलावादी विचारक हैं, उनका ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, चाहे आप शांति की बात करें, चाहे आप युद्ध की बात करें, चाहे आप फॉरेन पॉलिसी की बात करें, आप सिक्योरिटी की बात करें, आप शक्ति की बात करें, सभी में कहीं ना कहीं मिलिट्री एस्पेक्ट जो है वो झलकता है। शक्ति, सैन्य शक्ति, सिक्योरिटी, दूसरे राज्यों से हमला ना हो जाए उस तरह की सिक्योरिटी, युद्ध, वो डिसीजन भी जो है पुरुष लेते हैं और जो नेता हैं राज्यों के, जो ये डिसीजन लेते हैं मनुष्य, वो भी पुरुष हैं। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, इनमें मस्कुलिन क्वालिटीज जो हैं वो दिखाई गई हैं। तो एक तरफा है, पुरुष को ज्यादा महत्व दिया गया है। जो फेमिनिस्ट विचारक हैं स्टूडेंट्स, बहुत से विचारक बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सिंथिया, क्रिस्टीन सिलिस्टर, इनकी हम बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन क्रिस्टीन का ये मानना था कि जो फेमिनिस्ट थ्योरी है और जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, खासकर पोस्ट मॉडर्निस्ट ईरा की अगर हम बात करते हैं, यानी मॉडर्निटी के बाद का जो ईरा आया है, और मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता, और आधुनिकता जो है उसकी भी आलोचना हुई है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक जो अभी आपके साथ करेंगे उसमें और डिटेल में करेंगे। तो जो नारीवादी जो विचारक हैं और अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो आधुनिकता, पोस्ट यानी मॉडर्निस्ट का जो ईरा रहा, जो समय है, उसकी इन्होंने बात की और इनका ये मानना था, इन्होंने आलोचना की रादर, कि जो रियलिस्ट हैं यानी यथार्थवादी हैं, जो हमने आप लोग के साथ किए, जैसे हंस मॉर्गेंटू हो गए या न्यू रियलिस्ट हो गए, वॉल्स हो गए, जो हमने आपके साथ किया था पिछली क्लासेस में। तो जो रियलिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि राज्यों को जो खतरा है वो बाहरी खतरा है, यानी एक्सटर्नल थ्रेट है राज्यों को। और ये जो बाहरी खतरा है, ये एक्सटर्नल जब आप थ्रेट की बात करते हैं तो यानी कि महिलाएं, जिनको हमेशा से एक प्राइवेट स्फीयर में की बात की जाती है महिलाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस सबऑर्डिनेशन को यहाँ पर सही बताया गया है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड बता दें। जो एक डिवीजन है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर, जो पब्लिक है यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र है, और प्राइवेट हो गया जो निजी क्षेत्र है। यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, ये ऐतिहासिक रूप से माना गया कि वो पुरुषों के लिए है, बाहर जाके उन्हें कार्य करना है,
और महिलाओं को उनको निजी क्षेत्र में कार्य करना है, घर का कार्य करना है इत्यादि। तो ये एक डिवीजन किया गया और इस डिवीजन की जो महिलावादी विचारक हैं उन्होंने आलोचना की। एक स्लोगन भी उन्होंने दिया, पर्सनल इज पॉलिटिकल, और उसके बाद पर्सनल इज पॉलिटिकल में पर्सनल इज इंटरनेशनल ऐसा भी कहा गया। तो यहाँ वही बात की जा रही है कि जब आप ये मानते हैं कि एक डोमेस्टिक स्फीयर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक एक्सटर्नल स्फीयर है, और रियलिस्ट जो हैं वो एक्सटर्नल खतरों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप डोमेस्टिक स्फीयर में फिर से वही जो महिलाओं को सबऑर्डिनेट किया जाता है उसको आप बताते हैं। दूसरी आलोचना जो क्रिस्टीन ने की, उन्होंने ये कहा कि जो वॉर है वो पुरुषों द्वारा की जाती है, क्योंकि कहा ही गया है कि फॉरेन पॉलिसी जो है उसका डिसीजन पुरुष लेते हैं, युद्ध करना है उसका डिसीजन पुरुष लेते हैं। और अभी तक स्टूडेंट्स आपने लंबा इतिहास देखा ही है, चाहे वेस्टफेलिया से पहले का हो, चाहे वेस्टफेलिया के बाद का हो, नेपोलियनिक वॉर्स हो रहे हैं, यूरोप में वॉर हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, और इतने सारे वॉर हो रहे हैं। तो जो विचारक हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के, सभी जगह उन्होंने पुरुषों को कहा है कि वो लीडर्स हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं मनुष्य के स्वभाव के आधार पर। तो यानी वॉर कौन कर रहे हैं? वॉर पुरुष कर रहे हैं। तो क्रिस्टी ने यही कहा कि पुरुष वॉर करते हैं। सोल्जर्स कौन है? कहा जाता है वो भी पुरुष हैं, लेकिन उसकी जो कैजुअलिटीज होती हैं, यानी वॉर के नतीजे में जो अफेक्ट होते हैं, वो महिलाएं होती हैं। सो इस प्रकार से ये जो कैजुअलिटीज हैं, ये महिलाएं हैं, और युद्ध में भी महिलाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको नकारा गया है, क्योंकि युद्ध के समय में अगर कहते हैं कि केवल पुरुष ही जाके लड़ रहे हैं, तब भी वो इसलिए जाके युद्ध कर पा रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक स्फीयर में, घरेलू क्षेत्र में महिलाएं सपोर्ट दे रही हैं। अगर महिलाओं का सपोर्ट ना हो तो पुरुष कैसे युद्ध करेंगे? तो इसलिए क्रिस्टीन का ये मानना है, या और जो विचारक हैं, कि युद्ध भी होती है तब भी डोमेस्टिक, मेडिकल या साइकोलॉजिकल। मेडिकल में डॉक्टर, नर्सेस जो हैं वो महिलाएं होती हैं। साइकोलॉजिकल ऑल्सो विमेन दे सपोर्ट। सो दैट मीन्स युद्ध के समय भी विमेन ना सिर्फ एक तरह से कैजुअलिटीज होती हैं, जैसे रिफ्यूजीज भी हो सकते हैं, युद्ध में जो नुकसान होता है युद्ध में उसमें भी महिलाएं हो सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ युद्ध में वो सपोर्ट भी करती हैं, डॉक्टर्स की तरह, डोमेस्टिक फेयर्स में मदर्स की तरह साइकोलॉजिकल सपोर्ट इत्यादि वो भी वो प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह से सिंथिया एंड लो जो है, ये इनका ये मानना था कि जो वुमेन है युद्ध में केवल अब उनका जो भूमिका होती है वो केवल इनडायरेक्ट नहीं है कि डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए इलाज के लिए या डोमेस्टिक क्षेत्र में, बल्कि उनका डायरेक्ट रोल भी है, बिकॉज जो रिजर्व आर्मीज होती हैं वो महिलाओं की होती हैं। और स्टूडेंट्स, आप सभी क्योंकि अभी इंडिया में है, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत लंबे समय से भारत में भी मांग हो रही थी कि महिलाओं को जो एक परमानेंट कमीशन होता है, टेम्पररी कमीशन तो था ही, लेकिन परमानेंट कमीशन भी महिलाओं को मिलना चाहिए। तो अब महिलाएं आर्म्ड फोर्सेस में भी परमानेंट कमीशन ले रही हैं। लेकिन अगर आप बाहर की बात करते हैं तो बाहर ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर कम से कम 1 ईयर कि एक परमानेंट 1 ईयर का एक कंपल्सरी होता है सभी के लिए सर्व करना अपनी एजुकेशन के बाद आर्मी में, और इसमें महिलाएं जो हैं उनके लिए भी, सभी के लिए कंपल्सरी होता है और सभी इसमें भाग लेते हैं। तो ये नजरअंदाज किया गया है, जो सिंथिया ने बताया कि उनका ये मानना था कि विमेन रिजर्व आर्मीज रहती हैं, ट्रांसनेशनल पीस एक्टिविस्ट हैं हम लोग। जो यूनाइटेड नेशंस है स्टूडेंट्स, उसके अलावा एक गुडविल ऑफिसर्स होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग ऑपरेशन हो गए, यानी कि जब युद्ध हो रहा है, उसमें कोई एग्रीमेंट होता है तो उसके बाद शांति स्थापित करना, या युद्ध के दौरान ही एग्रीमेंट में आपस में नेगोशिएशन करना इत्यादि, रेड क्रॉस इत्यादि के माध्यम से सहायता देना। तो ये जो ट्रांसनेशनल पीस एक्टिविस्ट इत्यादि हैं, ये भी महिलाएं होती हैं, और ये युद्ध में एकदम कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं, शांति का प्रयास करती हैं। सोल्जर्स भी होती हैं।
तो ये बात उन्होंने कही और साथ ही साथ उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उसको जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर में पैट्रियार्कल माइंडसेट के तहत आलोचना की गई है, डिवीज़न की गई है जहाँ पर डोमेस्टिक स्फीयर में महिलाओं को बाँध के उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से उनको वंचित किया गया है और वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। इसी तरह से पीटरसन जो हैं, उन्होंने कहा कि विमेन जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस में डिसएडवांटेज रही हैं, क्योंकि बहुत कम जो राज्य हैं, उनके जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं या हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, वो महिलाएँ रही हैं। हेड ऑफ द स्टेट जैसे राष्ट्रपति हो गए भारत में, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जैसे प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन अगर आप भारत की बात करते हैं तो काफ़ी हमारी स्थिति बेहतर है इन द सेंस कि एटलीस्ट हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं या हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, वो भी महिलाएँ रही हैं। साथ ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की हम बात करते हैं वो भी महिला रही हैं। तो इसी तरह से विश्व में और भी राज्य हैं, ब्रिटेन इत्यादि, जहाँ पर या हमारे श्रीलंका की हम बात कर सकते हैं, बांग्लादेश इत्यादि की, जहाँ पर महिलाएँ जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जर्मनी इत्यादि। लेकिन फिर भी अगर हम पुरुषों के साथ कंपैरिज़न करेंगे तो बहुत कम महिलाएँ हैं। जबकि अगर आप पॉपुलेशन देखें विश्व में तो 50% पॉपुलेशन विश्व की महिलाएँ हैं। लेकिन उसके बावजूद जो उनका रिप्रेजेंटेशन है 50% यानी हाफ पॉपुलेशन महिलाओं की है विश्व में, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि जब युद्ध होता है या जब कोई समस्या आती है, तो उसमें रिफ्यूजीज़ होते हैं, शरणार्थी होते हैं, उनमें महिलाएँ ज़्यादा होती हैं। यानी किसी भी चीज़ का जो नकारात्मक असर पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट इज़ मोर ऑन वुमेन। ग्लोबलाइज़ेशन की बात कही गई कि ग्लोबलाइज़ेशन के समय में एक जो अनइवन इम्पैक्ट हुआ है विश्व के ऊपर, तो उस अनइवन इम्पैक्ट में पॉज़िटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव है तो ग्लोबल फेमिनाइजेशन अर्थात जैसे विमेन को एक नेटवर्किंग का मौका मिला, एजुकेशन की और अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब्स की और अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन नेगेटिव ये है कि अभी भी लो वेजेस मिल रही हैं, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन इत्यादि है। और फाइनल पॉइंट इस टॉपिक में स्टूडेंट्स सो ज़रूरत है जेंडर सेंसिटिव अप्रोच रिसर्च की, यानी शोध की, अध्ययन की, जो जेंडर सेंसिटिव हो, जहाँ पे महिलाओं को उनको जो ड्यू रोल है वो मिले। और जो महिलावादी विचारक हैं वो मानते हैं कि वुमेन को और एम्पावरमेंट मिले, जैसे हमने कहा 50% वुमेन है तो उसी तरह से उनको उनका रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए और उनका जो योगदान है इंटरनेशनल रिलेशंस में उसको भी जो उनके सही मायनों में उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। और जे टिकनर जो हैं बहुत महत्वपूर्ण विचारक रही हैं, उनका ये मानना था कि एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव जो एक विकल्प आएगा अगर अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस को समझने का, उसका अध्ययन करने का और महिलाओं को और ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसमें मिलेगी और अभी तक जो महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है, उसको और अध्ययन करने का अगर मौका मिलता है, मिलना चाहिए, तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से जान भी सकते हैं। सो